लाइव कीजिए अब। लाइव कर दिए जी। चलिए ये आवाज का ऐसे हो रहा है जी? क्या ये सब नौटंकी लगा के रखते हैं आप लोग? देखिए, आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाया जा रहा था। निर्वाचन आयोग में पिछले क्लास में हम आपको ये बात बताए थे लास्ट में कि राज्य स्तरीय पार्टी की दर्जा प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं, राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं। इन चीजों से हम आपको अवगत करवाए थे। अब जो आज के डेट में भारत के भीतर चुनाव होता है, उस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होता है, उस चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग होता है, नोटा का प्रयोग हो रहा है। नोटा तो क्या है ईवीएम, क्या है वीवीपैट, क्या है नोटा, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ भारत के भीतर जो चुनाव होता है, भारतीय चुनाव प्रणाली की कई सारी कमियां हैं। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की जो कई सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए कई सारी चुनाव सुधार संबंधी समिति का गठन हुआ। उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी देश में एक राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में है, किसी देश में दो राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में है, किसी देश में दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में है। तो राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व में होने के आधार पर विश्व के लोकतांत्रिक देशों को तीन भागों में बांटा गया है। एक दलीय लोकतंत्र वाला देश, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश, बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश। इसमें भारत किस कैटेगरी में आता है, ये सब चीज जो है आपसे पूछा जाता है। तो अभी यानी लास्ट क्लास में जो है हम आपको बताए हुए थे एक दलीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। तो अब यहां पर जो है दलों के आधार पर विश्व के देशों का विभाजन,
एक होता है एक दलीय लोकतंत्र वाला देश, एक होता है एक दलीय, अरे क्या हो रहा है, क्या आवाज कर रहा है, एक दलीय लोकतंत्र वाला देश, एक दलीय लोकतंत्र वाला देश। वैसे देश जहां के लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विद्यमान होती है, कहने को तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां होती है, लेकिन सत्ता में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी आ पाती है, उसी को एक दलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण चीन को माना जाता है। चीन के भीतर हमेशा सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार रहती है। इसके बाद एक होता है द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश। वैसे देश जहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहने को तो कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर सत्ता में दो राजनीतिक दल ही आ पाती है। इसका बेहतर उदाहरण है ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन में कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो कभी लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और ध्यान दे कि ब्रिटेन में सिर्फ कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी नहीं है, बल्कि कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के अलावा भी अन्य कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही दो पार्टियां सत्ता में आ पाती है, जिस वजह से ब्रिटेन को द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। फिर अमेरिका भी द्विदलीय लोकतंत्र वाले देशों के उदाहरण में ही आता है, क्योंकि अमेरिका में भी कभी डेमोक्रेटिक की सरकार बनती है, कभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है। तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी, कभी रिपब्लिकन पार्टी। जैसे भारत के भीतर भाजपा कांग्रेस है, उसी प्रकार से अमेरिका के भीतर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है। जैसे भारत के भीतर बीजेपी कांग्रेस है, उसी प्रकार से ब्रिटेन के भीतर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके बाद बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश। वैसे देश जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में होती है और सरकार किसी भी पार्टी की बन सकती है, सरकार किसी भी पार्टी की बन सकती है, उसे बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण अपना देश भारत है। और जो भारत है, भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत के भीतर सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टी वाला अगर कोई देश है तो वह देश भारत है। यहां पर ध्यान रहे कि यहां पर सिर्फ राष्ट्रीय दल के संदर्भ में बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि राज्य स्तरीय दल और क्षेत्रीय दल के संदर्भ में भी बात किया जा रहा है। मतलब भारत के भीतर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी हो, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, पंजीकृत पार्टी हो, गैर पंजीकृत पार्टी हो, सभी पार्टियों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत सबसे अधिक राजनीतिक दलों वाला जो है आपको देश है। और भारत में कहने को तो कई सारे राजनीतिक दल है, लेकिन भारत में गठबंधन की सरकार का प्रचलन है। भारत में गठबंधन की सरकार का प्रचलन है। गठबंधन की सरकार का प्रचलन है। यह गठबंधन की सरकार क्या होती है? तो आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दो गठबंधन का चर्चा बार बार सुनते होंगे, पेपर में आप देखते होंगे, पेपर में आप पढ़ते होंगे। एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन। तो ये एनडीए गठबंधन क्या होता है, यूपीए गठबंधन क्या होता है? एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए यूनाइटेड
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। देखिए, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, क्या हुआ जी? बीजेपी तथा उसके जो घटक दल होते हैं, उसके जो सहयोगी दल होते हैं, बीजेपी तथा उसके जो घटक दल होते हैं, उसके जो सहयोगी दल होते हैं, उन दलों को ही सम्मिलित रूप से एनडीए गठबंधन कहा जाता है। और यूपीए गठबंधन कांग्रेस तथा उसके जो सहयोगी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, उसी के घटक दल को यूपीए गठबंधन कहा जाता है। जैसे यूपीए गठबंधन में वर्तमान समय में कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद जो है राजद है, राजद के बाद जो जदयू है, फिर जो है आपको महाराष्ट्र के भीतर जो आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो हो गया, फिर एनसीपी हो गया। ये सब यूपीए गठबंधन के घटक दल है, यूपीए गठबंधन के घटक दल है। फिर अब जो भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है, जैसे कि जो आपको चिराग पासवान और उनके चाचा जी की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, वो बीजेपी गठबंधन को मदद करती है, मतलब वो बीजेपी गठबंधन के अंतर्गत आ जाएंगे, बीजेपी गठबंधन के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब एनडीए घटक दल के अंतर्गत जो है आपको आ जाएंगे। वर्तमान में भारत के भीतर एनडीए गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। और भारत में गठबंधन की शुरुआत, गठबंधन के सरकार के दौर की शुरुआत, गठबंधन के सरकार के दौर की शुरुआत 1990 के दशक से हुई है, 1990 के दशक से हुई है। ये भारत के एक आम नागरिक होने के नाते जो है आपके भीतर राजनीतिक तौर पर यह समझ होनी चाहिए कि एनडीए का मतलब क्या होता है और यूपीए का मतलब क्या होता है। सीधा सरल और आसान भाषा में कहे तो बीजेपी को समर्थन देने वाले जो राजनीतिक पार्टी होता है उसको एनडीए गठबंधन, और कांग्रेस को समर्थन देने वाले जो राजनीतिक पार्टी होते हैं उसे यूपीए गठबंधन में रखा जाता है। आशा करते हैं चीजों को आप समझे होंगे। तो अब नीचे से यहां तक कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताएंगे। बफरिंग हो रहा है जी, बफरिंग नहीं हो रहा है निक्कू सिंह जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, संस्थान के तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सुधारिए। उत्कर्ष सोलंकी जी, देखिए जो हिस्ट्री का बैच आएगा शाम में 5 से 7, अगर वो ऑनलाइन रहेगा तो आपके बैच में भी हम लाइव करवा देंगे उस बैच को, ठीक है, करवा देंगे, लाइव करवा देंगे उसको भी। और ये तो है ही। अरे पढ़िए ना, अभी क्लास करने आते हैं आप लोग, फालतू का कमेंट करते हैं, सिर्फ लिखिए। जैसे पढ़ा रहे हैं सीधा पढ़िए, कोई दिशा निर्देश मत दीजिए हमको, क्या करना है नहीं करना है, ये कीजिए वो कीजिए, करवाना है जहां पे जो टीचर बात मानता है जाकर के पढ़िए। मेरे पास पढ़ना है, मेरे अनुसार चलना होगा आपको, हम आपके अनुसार नहीं चल सकते हैं। यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, आपके अपने नेट में प्रॉब्लम है, जाकर के अपना नेट ठीक कीजिए। भर दिन यूट्यूब चला करके डाटा खत्म कर देते हैं, बोलते हैं बफरिंग हो रहा है। नेट बचा करके रखेगा तब ना चलेगा जी। लिखिए,
संभवतः 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 कुछ ने हेडिंग मारना है, सब चीज में हेडिंग मारना है। संभवतः भारत विश्व के भीतर, संभवतः भारत विश्व के भीतर सबसे बड़ा, सबसे अधिक, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सबसे अधिक, संभवतः भारत विश्व के भीतर, संभवतः भारत विश्व के भीतर, संभवतः भारत विश्व के भीतर, विश्व के भीतर सबसे अधिक, सबसे अधिक राजनीतिक दल वाला, राजनीतिक दल वाला, राजनीतिक दल वाला पार्टी है, राजनीतिक दल वाला पार्टी है, देश है, सॉरी राजनीतिक पार्टी वाला देश है, राजनीतिक दल वाला देश है, सॉरी राजनीतिक दल वाला देश है, राजनीतिक दल वाला देश है, राजनीतिक दल वाला देश है। दल वाला देश है। भारत, भारत, भारत एक बहुदलीय, भारत एक बहुदलीय, भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश है। कहने को भारत, उसी में कहने को, कहने को भारत, कहने को भारत, कहने को भारत बहुदलीय, बहुदलीय दल वाला देश है। लेकिन यहां, लेकिन यहां गठबंधन की सरकार, लेकिन यहां 1990 के दशक से, 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 लेकिन यहां 1990 के दशक से गठबंधन की सरकार का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन की सरकार का दौर प्रारंभ हुआ, गठबंधन की सरकार का दौर प्रारंभ हुआ और फिर भारत में, भारत में दो प्रकार के गठबंधन और फिर भारत में दो प्रकार के गठबंधन, एक नंबर में एनडीए गठबंधन और 2 नंबर में यूपीए गठबंधन। एक नंबर में एनडीए गठबंधन और 2 नंबर में यूपीए गठबंधन।
एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। बीजेपी तथा उसके घटक दलों को बीजेपी तथा उसके घटक दलों को बीजेपी तथा उसके घटक दलों को एनडीए गठबंधन बीजेपी तथा उसके घटक दलों को एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। बीजेपी तथा उसके घटक दलों को एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो वहीं कांग्रेस तथा उसके समर्थक घटक दलों को कांग्रेस तथा उसके समर्थक घटक दलों को यूपीए गठबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। यूपीए गठबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब नीचे से एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म लिख लीजिए। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हिंदी में होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हिंदी में होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आगे लिखिएगा यूपीए। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसका हिंदी होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका हिंदी होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। 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 चलिए अब नीचे से लिखिएगा। ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे देश ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे देश द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश माना जाता है।
द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश माना जाता है, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश माना जाता है, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश माना जाता है। इन देशों में 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 कहने को कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहने को कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन इन देशों में कहने को कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन 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 सत्ता में सिर्फ दो पार्टी ही आ पाती है, सत्ता में सिर्फ दो पार्टी ही आ पाती है, सत्ता में सिर्फ दो पार्टी ही आ पाती है, सत्ता में सिर्फ दो पार्टी ही आ पाती है, सत्ता में सिर्फ दो पार्टी ही आ पाती है, फुल स्टॉप। उसी में ब्रिटेन में ब्रिटेन में ब्रिटेन में ब्रिटेन में ब्रिटेन में कभी लेबर पार्टी तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है। ब्रिटेन में कभी लेबर पार्टी ब्रिटेन में कभी लेबर पार्टी तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है। ब्रिटेन में कभी लेबर पार्टी तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनती है। उसी प्रकार अमेरिका में उसी प्रकार अमेरिका में उसी प्रकार अमेरिका में कभी डेमोक्रेटिक पार्टी कभी डेमोक्रेटिक पार्टी कभी डेमोक्रेटिक पार्टी तो कभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है। कभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है। कभी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनती है। अरे टेस्ट का बैच फ्री किया है कि नहीं किया है जी आज? है? है? कौन लगाए? उसको पता नहीं था। उससे फोन करके पूछिए ना जी। मैसेज कर दिए थे ग्रुप में, देखा ना है? एगो पूछ रहा है सर हिस्ट्री कब से होगा, एगो पूछ रहा है सर ज्योग्राफी कब से होगा, एगो पूछ रहा है सर केमिस्ट्री कब से होगा। है ना? मैसेज किया है टेलीग्राम पे जी। सब चीज एक के बार पढ़ा दे, ठीक है? एक से एक नमूना है। अब नीचे से लिखिएगा।
चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देशों में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देशों में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देशों में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देशों में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देशों में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देशों में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी का है, कंजर्वेटिव पार्टी का है ऋषि सुनक। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, एक होता है आपको ईवीएम, वीवीपैट, और एक होता है नोटा। इस सब के विषय में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज में आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, मैं भी पूछ ही दे। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही आपको समझना है, याद रखना है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर होता है वीवीपैट, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, पेपर ऑडिट ट्रायल। और नोटा होता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दी अबव। अब समझिएगा इसको। देखिए, पहले जो लोकसभा का चुनाव होता था, विधानसभा का चुनाव होता था, मुखिया का चुनाव होता था, उस चुनाव में बैलेट पेपर दिया जाता था और बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह और जगह खाली रहता था, उस पर जो है थप्पा मारना होता था, मुहर मारना होता था। आप जिसको देना चाहते हैं उसके समक्ष जो है मुहर मार दीजिए और उसको जो है मोड़ करके मतदान पेटी में गिरा दीजिए या बक्सा में गिरा दीजिए, जो भी है गिरा दीजिए। इसको बैलेट पेपर कहते हैं। तो भारत में शुरुआती दौर में जो चुनाव होता था वह बैलेट पेपर के माध्यम से होता था। बैलेट पेपर में कई सारी कमियां थी। बूथ कब्जा कर लिया जाता था, दबंग लोग बूथ कब्जा कर लेते थे और जो जिस पार्टी के समर्थक होते थे उसी पर थप्पा मार करके बक्सा में बंद कर देते थे। तो इस प्रकार का चीज जो है आपको देखने को मिला। तब जाकर के आपको इस बैलेट पेपर की व्यवस्था को हटाने के लिए ईवीएम लाया गया। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आपको बैलेट पेपर सब नहीं होता है, आपको थप्पा उप्पा मारने का कोई जरूरत नहीं होता है। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उस मशीन में उम्मीदवार का नाम, उसका चुनाव चिन्ह और उसके आगे जगह खाली होता है। तो आप जिस भी उम्मीदवार को देना चाहते हैं उसके सामने बटन दबा दीजिए, आपका मत जो है उसको मिल गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा आज के तिथि में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। भारत के भीतर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। केरल के पारूर क्षेत्र में पहली बार इसका प्रयोग हुआ, वहां पर यह सफल हुआ। तो इसके बाद 1998 ईस्वी में आंशिक तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसको उपयोग में लाया गया आंशिक तौर पर। लेकिन 1999 ईस्वी में
गोवा के भीतर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरे गोवा के भीतर विधानसभा चुनाव ईवीएम के मदद से ही संपन्न करवाए गए और प्रायोगिक तौर पर गोवा के भीतर ईवीएम के मदद से विधानसभा के चुनाव संपन्न जब सफलतापूर्वक हो गया, तब चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया कि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से ही करवाए जाएंगे। और पहली बार 2004 में जो लोकसभा चुनाव था, 2004 की जो लोकसभा चुनाव थी वह आपको 14वीं लोकसभा चुनाव थी। 14वीं लोकसभा चुनाव 2004, 15वीं 2009 और 16वीं जो है 2014 और 17वीं 2019। चलिए ठीक है, 2004 की जो लोकसभा चुनाव थी वह 14वीं लोकसभा चुनाव थी और 14वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार लोकसभा का चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही हुआ। 2004 से पहले लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते थे, लेकिन पहली बार 2004 में ईवीएम की मदद से हुआ, तो वो लोकसभा चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। तब जाकर चुनाव आयोग ने 2009 में निर्णय लिया कि 2009 ईस्वी से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही होंगे और 2009 ईस्वी से लेकर अभी तक ईवीएम के माध्यम से ही हमेशा चुनाव होता हुआ आ रहा है। ईवीएम के ऊपर बार बार सवाल उठता है कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, वोट कांग्रेस को डाला जाता है, वोट जो है बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी को डाला जाता है, कांग्रेस में चला जाता है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता। कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हल्ला करने के लिए लोग हल्ला करते हैं, लोग हारते हैं तो हल्ला करते हैं। जैसे कि विशेष तौर पर 2004 में जब ईवीएम के मदद से चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की जीत हुई, 2009 में हुआ तब भी कांग्रेस की जीत हुई। तब कांग्रेस को ईवीएम पे कोई शक नहीं था, लेकिन 2014 में जब कांग्रेस हार गई तो उसको ईवीएम पे शक हुआ, 2019 में जब हार गई तब ईवीएम पे शक हुआ। तो जब आप हारने लगते हैं तभी आपको जो है शक भी होता है, तो ऐसे अगर चुनाव जीतते जाता तब कोई शक नहीं होता, समझ गए। तो ये है, इसको आप याद रखिएगा। अब ईवीएम के ऊपर जब सवाल उठने लगे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, हम बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस में चला जा रहा है, कांग्रेस को दे रहे हैं, बीजेपी में चला जा रहा है, तो मतदाता के संतुष्टि के लिए ईवीएम में ही एक अलग से मशीन लगाया गया और वह मशीन से एक पर्ची निकलता है। जैसे आप एटीएम जाते हैं तो एटीएम में अपना कार्ड इंटर करते हैं, कार्ड इंटर करने के बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, तब जाकर पैसा निकलता है एक तरफ से और एक तरफ से पर्ची निकलता है। तो उसी प्रकार से ईवीएम में एक अलग से मशीन लगाया गया है। ईवीएम में जब आप मतदान करते हैं तो मतदान आपने जिसे किया है उसी को मत गया है या नहीं गया है उसको लेकर एक पर्ची बाहर आता है और वह पर्ची ही वीवीपैट कहलाता है। उस पर्ची से मतदाता संतुष्ट होते हैं कि हाँ, हमने बीजेपी को मतदान किया है तो मत बीजेपी को ही पड़ा है। तो वीवीपैट संतुष्टि को लेकर जो है लाया गया था। फिर आपको नोटा है, अगर मान लिया जाए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, मुखिया चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा का बटन दबाइए। आप जो है नोटा का बटन दबा दीजिए, मतलब आप यह दिखाना चाहते हैं कि हमको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। खैर, नोटा का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी शामिल किया गया है ताकि लोगों की मंशा जाना जा सके कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं। अगर आने वाले दिनों में नोटा का परसेंटेज मतदान में बढ़ेगा तो चुनाव आयोग हो सकता है इसको लेकर के भी कुछ निर्णय ले
लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग नोटा को लेकर के कोई निर्णय नहीं लेता है, बल्कि चुनाव आयोग मतगणना के बाद सिर्फ यह दिखा देता है कि नोटा को इतना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, उससे ज्यादा नोटा का कोई महत्व अभी के डेट में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है नोटा का महत्व। तो अब नीचे से आप लिखिए ईवीएम। ईवीएम ईवीएम फुल फॉर्म लिखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फुल फॉर्म लिखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम फुल फॉर्म लिखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिखिएगा डैश दे करके। अब फिजिक्स का है रुकल था, एगो पूछ दिया फिजिक्स का क्लास कब स्टार्ट होगा। दिलीप कुमार पाल जी जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा याद है, सामने में आकर के पूछेंगे तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा आपको, समझे। फिजिक्स कब स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगा, हिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, सब चीज स्टार्ट होगा। एक खत्म होगा दूसरा स्टार्ट होगा, और दूसरा खत्म होगा तीसरा स्टार्ट होगा, तीसरा खत्म होगा चौथा स्टार्ट होगा, समझ गए। बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी खत्म होगा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, और केमिस्ट्री खत्म होगा फिजिक्स स्टार्ट होगा। पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी खत्म होगा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी खत्म होगा हिस्ट्री स्टार्ट होगा। कॉमन सेंस नाम का कोई चीज है ना, इतना दिमाग ना, एगो खत्म होगा तब दूसरा स्टार्ट होगा। लिखिए ईवीएम। सब चीज सबको एक के बार में चाहिए। यह एक मशीनी यंत्र है जिसके द्वारा, यह एक मशीनी यंत्र है जिसके द्वारा यह एक मशीनी यंत्र है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक देशों में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के भीतर पहली बार ईवीएम का प्रयोग, भारत के भीतर पहली बार ईवीएम का प्रयोग भारत के भीतर पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 ईस्वी में केरल के पारूर क्षेत्र में, 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 पारूर केरल के पारूर क्षेत्र में केरल के पारूर क्षेत्र में हुआ था। 1998 ईस्वी में आंशिक तौर पर, हाँ उसी में, उन्नीस सौ 98 ईस्वी में
आंशिक तौर पर 1998 ईस्वी में आंशिक तौर पर 1998 ईस्वी में आंशिक तौर पर 1998 ईस्वी में आंशिक तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 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 फुल स्टॉप। पहली बार 1999 ईस्वी में, 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 1999 ईस्वी में, पहली बार 1999 ईस्वी में गोवा में विधानसभा का चुनाव, गोवा में विधानसभा का चुनाव, गोवा में विधानसभा का चुनाव, गोवा में विधानसभा का चुनाव पूर्ण रूपेण, गोवा में विधानसभा का चुनाव पूर्ण रूपेण, गोवा में विधानसभा का चुनाव पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण ईवीएम के माध्यम से, पूर्ण रूपेण ईवीएम के माध्यम से, पूर्ण रूपेण ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराया गया। ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराया गया। ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराया गया। संपन्न कराया गया। 14वीं लोकसभा चुनाव, 14वीं लोकसभा चुनाव, 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में पहली बार, चौदहवीं लोकसभा चुनाव 2004 में पहली बार पूर्णतः लोकसभा का चुनाव, पूर्णतः लोकसभा का चुनाव, पूर्णतः लोकसभा का चुनाव, पूर्णतः लोकसभा का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया गया। दो 2009 ईस्वी से 2009 ईस्वी से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2009 ईस्वी से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव ईवीएम के माध्यम से होने लगे।
अब हेडिंग मारिएगा वीवीपैट। वीवीपैट, वीवीपैट फुल फॉर्म लिख लीजिए, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। डैश देकर मतदाता ने मतदाता ने मतदाता ने मतदाता ने जिस उम्मीदवार को मत दिया है मतदाता ने जिस उम्मीदवार को मत दिया है उसे ही मत पड़ा है या नहीं, उसे ही मत पड़ा है या नहीं, उसे ही मत पड़ा है या नहीं, इसकी पुष्टि हेतु, इसकी पुष्टि हेतु, इसकी पुष्टि हेतु, इसकी पुष्टि हेतु भारतीय चुनाव प्रणाली में, भारतीय चुनाव प्रणाली में, भारतीय चुनाव प्रणाली में वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। उसी में 2013 के नागालैंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार 2013 के नागालैंड राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार 2013 के नागालैंड राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया। नोट देकर के एक लाइन लिखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 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 लिमिटेड ने मिलकर 2013 ईस्वी में 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 वीवीपैट का निर्माण किया। वीवीपैट का निर्माण किया। वीवीपैट का निर्माण किया। वीवीपैट का निर्माण किया। आगे नोटा, नन ऑफ दी अबव।
नोटा, डैश देकर नन ऑफ दी अबव, नोटा डैश देकर नन ऑफ दी अबव, डैश देकर लिखिएगा। नन ऑफ दी अबव। ईवीएम में नोटा बटन दिया जाता है, ईवीएम में नोटा बटन दिया जाता है। ईवीएम में नोटा बटन दिया जाता है। अगर किसी चुनाव में शामिल हुए उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार मतदाता को पसंद नहीं आता है, तो फिर मतदाता नोटा बटन का प्रयोग कर सकता है। मतदाता नोटा बटन का प्रयोग कर सकता है, फुल स्टॉप। इसका प्रयोग पहली बार 2013 ईस्वी में इसका प्रयोग पहली बार 2013 ईस्वी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव में किया गया। चलिए अब देखिएगा, अब आगे चुनाव आयोग से संबंधित जो है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 है, 325 है, 326, 327, 328 और 329। लेकिन इन अनुच्छेदों में हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। 324, 326, 329 मात्र ये 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, लेकिन बताने के लिए हम हर अनुच्छेद आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक चुनाव आयोग होगा, और इसी अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 325 है,
जो अनुच्छेद 325 है, कितना क्वेश्चन हुआ है जी इकोनॉमिक्स का? ठीक ठीक, चलिए अनुच्छेद 325 है। जो अनुच्छेद 325 है, यह अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म, लिंग या जाति के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, लिंग या जाति के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब अब मतदाता सूची तैयार हो रहा है, तब सिर्फ हिंदुओं को ही मतदाता सूची में ही शामिल किया जाए, मुसलमानों को इसलिए ना शामिल किया जाए कि वो मुस्लिम है। इस प्रकार का कोई भेदभाव मतदाता सूची में नहीं किया जाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, सबके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। अब कोई महिला है तो उसको ना शामिल किया जाएगा, पुरुष है तो शामिल किया जाएगा। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होता है। और धर्म, जाति, धर्म तो बता ही दिए, लिंग बता ही दिए, फिर जाति मतलब आप उच्च जाति के हैं तो आपका नाम शामिल होगा, कोई निम्न जाति के हैं तो उनका नाम शामिल नहीं होगा। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सामान्य तौर पर मतदाता सूची में भारत के उन नागरिकों का नाम शामिल किया जाता है जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाता है। जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाता है, उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। और भारत के भीतर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो भारत में शुरुआती दौर में मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान किया करते थे, लेकिन इसको घटा दिया गया। आज के डेट में 18 वर्ष है। आज के डेट में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान किया करते हैं। आपको मतदान की आयु को 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किए गए थे। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनके शासनकाल में बोफोर्स घोटाला हुआ था। बोफोर्स घोटाला के कारण काफी अलोकप्रिय हो गए थे, लेकिन युवाओं के बीच उनका क्रेज थोड़ा ज्यादा था, जिस वजह से उनको यह लगा कि अगर हम मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर देंगे तो 18 वर्ष के बच्चा को बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं होता है, मतलब वो हमें मतदान कर देगा और हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं और लोकप्रिय थे, उनको झेलना पड़ा। और 1989 ईस्वी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी की सरकार चली गई, सत्ता गिर गई, कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन यह काम राजीव गांधी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग भाग लेंगे। यह बात अनुच्छेद 326 कहता है। अनुच्छेद 327 है। अनुच्छेद 327 यह कहता है कि राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। यानी जो भारत की संसद है वह राज्य विधानमंडल के चुनाव मतलब लोकसभा मतलब विधानसभा विधान परिषद भारत की जो संसद है वह विधानसभा विधान परिषद के चुनाव को लेकर कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। फिर 328 यह कहता है
कि राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर विशेष उपबंध राज्य विधानमंडल स्वयं भी कर सकता है। मतलब विधानसभा विधान परिषद अपने लिए होने वाले चुनाव को लेकर स्वयं विशेष उपबंध कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 328 कहता है। फिर अनुच्छेद 329 है। अनुच्छेद 329 यह कहता है कि जब निर्वाचन हो रहा हो तो निर्वाचन के दौरान न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, मतलब चुनाव के दौरान न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करेगा। चुनाव के दौरान न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करेगा। हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खास तौर पर 324, 326 और 329 इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा, फटाक से लिखिए। अनुच्छेद 324 लिखिए ना, फिर से लिखा है वो, उससे क्या मतलब है, फिर से लिखिए। एक बार खाते हैं दोबारा नहीं खाते हैं जीवन में, अजीब बात करते। तब तो कहिएगा 4 बार 4 थाली करके खाएंगे। देखिए कितना बकलोल है। लिंग क्या है सरियों ने समझ में आता। अच्छा लिखिए 324। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 डैश देकर यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने में, 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 मतदाता सूची में नाम शामिल करने में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, मतदाता सूची में नाम शामिल करने में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। 326। 326। 326। यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। नोट देकर के लिखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत
61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। आगे 327 327 राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर संसद विशेष उपबंध कर सकता है। 328 राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर राज्य विधानमंडल स्वयं विशेष उपबंध कर सकता है। 328 राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर राज्य विधानमंडल स्वयं विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर कितना नंबर है जी? राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर राज्य विधानमंडल स्वयं विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर राज्य विधानमंडल स्वयं विशेष उपबंध कर सकता है। आगे 329 निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 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 चलिए चुनाव सुधार को लेकर गठित समिति। चुनाव सुधार को लेकर गठित समिति, हेडिंग मारिए, चुनाव सुधार को लेकर गठित समिति। चुनाव सुधार को लेकर गठित समिति। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। भारत के भीतर जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, भारत के भीतर निर्वाचन की प्रक्रिया में रहने वाली कमियों को दूर करने के उद्देश्य से समय समय पर कई सारी समितियां गठित की गई। जैसे कि 1974 में तारकुंडे समिति, फिर 1974 में ही जेपी समिति, फिर आपको इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, 2010 ईस्वी में तनखा समिति। ये तमाम समितियां भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने को लेकर गठित किया गया था। और इन समितियों से इतर 1993 ईस्वी में एक बोहरा समिति का गठन किया गया था। और बोहरा समिति का काम यह था कि भारत के राजनेताओं का अंडरवर्ल्ड के डॉन सबसे जो संपर्क है, यानी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से जो संपर्क है, उसको पता करने के लिए 1993 ईस्वी में वोहरा समिति का गठन हुआ। और वोहरा समिति आज तक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर पाई है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी
के लोगों के द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। कोई राजनेता कोई हत्या नहीं करवाता है, बल्कि उनके इशारे पर जो है कोई और लोग हत्या करता है, जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है वो लोग हत्या करता है। तो राजनेता और अपराधियों के बीच जो साठगांठ है, उस साठगांठ का पता लगाने के लिए 1993 ईस्वी में बोहरा समिति का गठन किया गया। बोहरा समिति का गठन किया गया। अगर मोदी का औकात है तो बोहरा समिति का रिपोर्ट प्रकाशित करवा दे, तब समझेंगे हाँ मोदी औकात वाला है, समझ गए। तो उसमें हर पार्टी का यही है, अरे कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, कोई अलग अलग नहीं है, कोई दूध का धूला नहीं है, समझ गए। लिखिए अब, चुनाव सुधार को लेकर 1974 ईस्वी में तारकुंडे समिति और जेपी समिति, 1974 ईस्वी में तारकुंडे समिति और जेपी समिति, 1974 ईस्वी में तारकुंडे समिति और जेपी समिति, 1990 ईस्वी में दिनेश गोस्वामी 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 समिति, कोमा 1998 ईस्वी में इंद्रजीत गुप्ता समिति, 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 और 2010 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में और 2010 ईस्वी में तनख्वाह समिति का गठन किया गया, और 2010 ईस्वी में तनख्वाह समिति का गठन किया गया, और 2010 ईस्वी में तनख्वाह समिति का गठन किया गया, 2010 ईस्वी में तनख्वाह समिति का गठन किया गया, 2010 ईस्वी में तनख्वाह समिति का गठन किया गया, तनख्वाह समिति का गठन किया गया। आगे नोट देकर के लिखिएगा इसको। राजनेता और अपराधियों के बीच के साठगांठ, राजनेता और अपराधियों के बीच के साठगांठ, राजनेता और अपराधियों के बीच के साठगांठ, राजनेता और अपराधियों के बीच के साठगांठ का पता लगाने के लिए राजनेता और अपराधियों के बीच के साठगांठ का पता लगाने के लिए 1993 ईस्वी में बोहरा समिति का गठन किया गया। 1993 ईस्वी में बोहरा समिति का गठन किया गया। वोहरा लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग का कोई भरोसा है, कुछ और लिख लीजिएगा। वोहरा समिति का गठन किया गया। वोहरा समिति का गठन किया गया। वोहरा समिति का गठन किया गया। चलिए खत्म हुआ, इससे आगे अगले क्लास में, ठीक है। देखिए उसको पकड़िए ना रे, जो बाहर गया है। आंख ना है जी, क्या है जी, धर्मशाला है। इतना मारेंगे ना, पटना का कोई हॉस्पिटल भर्ती नहीं लेगा तुमको, समझा। अभी छुट्टी का घोषणा किए हैं, याद करवाए हैं तो याद करवाते हैं ना जी। जिंदा नहीं छोड़ेंगे जी, मार देंगे। कितना क्वेश्चन हुआ है जी? चलिए आइए याद कीजिए। एक दलीय लोकतंत्र वाला देश का बेहतर उदाहरण, एक दलीय लोकतंत्र वाला,
ब्रिटेन और अमेरिका कैसा देश? भारत। भारत भारत में गठबंधन की न सरकार देखने को मिली। कौन से गठबंधन? एनडीए और एनडीए का फुल फॉर्म, यूपीए का फुल फॉर्म, बीजेपी तथा उसके घटक दल को क्या कहा जाता है? कांग्रेस तथा उसके घटक दल को क्या कहा जाता है? यूपीए कहा जाता है। बताइएगा ईवीएम का पूर्ण रूप, वीवीपैट का पूर्ण रूप, नोटा का पूर्ण रूप। ईवीएम के प्रयोग पहली बार कब हुए हैं भारत में? 1982 में हुए हैं। ठीक है, 1982 में हुए हैं। पहली बार कौन ऐसा राज्य बना जिसने पूरा विधानसभा कौन? पहली बार लोकसभा के चुनाव पूर्णतः ईवीएम के प्रयोग से कब हुए? 2000। वीवीपैट का प्रयोग पहली बार कब हुआ है? 2013। नोटा का प्रयोग 2013। वीवीपैट का प्रयोग पहली बार नागालैंड के चुनाव में। कहां के चुनाव में? कहां के चुनाव में? कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा? भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। धर्म, लिंग या जाति के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष? 61वां संविधान संशोधन 1989। चलिए ठीक है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। राज्य विधानमंडल के चुनाव को लेकर विशेष उपबंध संसद राज्य विधानमंडल स्वयं करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तारकुंडे समिति, इसके बाद जो है जेपी समिति, और इसके बाद जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, तनखा समिति, इन सभी समितियों का गठन किस लिए किया गया? चुनाव सुधार। बोहरा समिति का गठन क्यों किया गया? राजनेता और अपराधियों के बीच के सांठगांठ को पता लगाने के लिए। तो राजनेता और अपराधियों के बीच के सांठगांठ को पता लगाने के लिए कौन से समिति का? कौन से समिति? याद हो गया। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब कोई निकलेगा। सबको रोकिए जी, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे। धन्यवाद सभी लोगों का।